हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको स्टेट ऑफ मैटर्स का इंट्रोडक्शन दिया था और इस इंट्रोडक्शन में हमने सॉलिड स्टेट्स के बारे में आपको बताया था। आज हम यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दें, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट्स। तो आप देखिएगा, ये डायग्राम हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट्स का सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि सॉलिड्स हैविंग फिक्स शेप। जैसा कि मैंने इनकी डेफिनेशन बताई थी, तब भी कहा था कि सॉलिड्स वो होते हैं जिनका शेप फिक्स होता है। और आप बताओ, इनके शेप फिक्स होने का रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि इनमें पाया जाने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो स्ट्रोंगर होता है। इस वजह से सॉलिड जो होते हैं उनका शेप फिक्स होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे, क्या पॉइंट्स है वो देखिएगा। पहला पॉइंट तो यही होगा कि सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड डिस्टेंस बाउंड्रीज। तो ध्यान रखना, आपके जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके फिक्स शेप और डिस्टेंस बाउंड्रीज को रखते हैं। तो बताओ, इसका रीज़न क्या है? क्या रीज़न है इसका कि आपका जो सॉलिड है उसका फिक्स शेप और बाउंड्री फिक्स होती है? वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी मैं इसको राइट डाउन कर देता हूँ। बिकॉज स्ट्रोंगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान रखना, स्ट्रोंगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रोंगर अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए सॉलिड का शेप भी फिक्स होता है और उसकी बाउंड्री भी निश्चित होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया, अगर आपसे कोई पूछे कि सॉलिड का शेप फिक्स होता है तो उसका रीज़न होगा अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रोंगर। अब हम लिखते हैं पॉइंट नंबर 2। हमें पता है कि आपका जो सॉलिड है उसमें अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रोंगर है, फिक्स शेप है, तो उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता, अर्थात वो मूव नहीं करती। तो क्या लिखेंगे? दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। ध्यान रखना, सॉलिड का फिक्स शेप है, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव भी नहीं करते। नेक्स्ट, फिर भी हमें पता है कि आप देखो, जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है थोड़ा बहुत, और इस इंटरमोलिकुलर स्पेस की वजह से जब इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें मूवमेंट तो नहीं होता बट वाइब्रेशन होता है। ध्यान रखना, क्या होता है इसके अंदर? वाइब्रेशन होता है, और जो वाइब्रेशन होता है वो भी एक फिक्स पोजीशन पर ही होता है। तो क्या लिखेंगे? देखिएगा कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स, ध्यान रखना, आपके सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ओनली वाइब्रेट, केवल क्या करते हैं? वो वाइब्रेट करते हैं। कहाँ पर वाइब्रेट करेंगे? देयर फिक्स पोजीशन, वो अपनी ओनली फिक्स पोजीशन पर ही वाइब्रेट करेंगे, अदर्स पोजीशन पर वाइब्रेट नहीं करेंगे, अर्थात उनमें मूवमेंट नहीं होगा। इसी के साथ आपका ये सॉलिड स्टेट, सॉलिड हैविंग फिक्स शेप वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से इसका सेकंड पोर्शन, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से सेकंड में आएगा सॉलिड्स हैविंग, अभी हमने कहा था फिक्स शेप होता है, अब हम बोलेंगे फिक्स वॉल्यूम। जो सॉलिड्स होते हैं उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, और उनके वॉल्यूम फिक्स होने का रीज़न भी क्या है कि उनके बीच में स्ट्रोंगर अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि वॉल्यूम वर्ड होता क्या है, किसको बोलते हैं? वॉल्यूम।
तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने ये एक क्यूबॉइड बना दिया। अब आपको पता है क्यूबॉइड है, इसकी ये लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये इसकी हाइट है। इस क्यूबॉइड के अंदर मैंने एयर भर दी, हवा। तो ये एयर जितना स्थान घेरेगी, ध्यान रखना वॉल्यूम का मतलब होता है स्थान को घेरना, स्थान घेरना, यही चीज़ क्या कहलाएगी? वॉल्यूम। तो सॉलिड हैविंग फिक्स वॉल्यूम मतलब सॉलिड जितना स्थान घेर रहा है वही उसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो डेफिनेशन क्या बनी? स्पेस ऑक्यूपाई बाय ए सब्सटेंस। तो डेफिनेशन बनेगी स्पेस ऑक्यूपाई बाय ए सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है इज कॉल्ड वॉल्यूम, उसे ही हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहते हैं। अब बात आती है एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम कि वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं किससे? एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम का मतलब है कि वॉल्यूम को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो देखो बेटा, लंबाई मीटर में, ब्रीथ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में, तो बताओ इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब। अर्थात हम वॉल्यूम का जो मेजरमेंट है वो किस में करेंगे? मीटर क्यूब में करते हैं। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 में आपका आएगा सॉलिड्स हैविंग हायर डेंसिटीज। ध्यान दें, आपके जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो डेंसिटीज होती है वो भी बहुत हाई होती है। बताओ इसका रीज़न भी क्या है? तो इसका रीज़न भी यही है कि इनके बीच में पाए जाने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? हाई अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह पार्टिकल्स क्लोजर होंगे, और क्लोजर होंगे तो लेस स्पेस में भी मोर पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इनकी जो डेंसिटी है वो भी क्या होगी? हाई होगी। तो देखो इनकी हायर डेंसिटी होने का रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है ड्यू टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर मोर टाइटली पैक्ड। ध्यान रखना, ड्यू टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर मोर टाइटली पैक्ड इनटू स्मॉल वॉल्यूम या स्पेस। कहने का मतलब यह है कि एक बहुत छोटे पैलेस में या बहुत छोटी जगह पर इसके बहुत सारे पार्टिकल्स रह सकते हैं। बताओ क्यों रह सकते हैं? क्योंकि उनके बीच में हाई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। इस वजह से आपके जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है बेटा? हाई होती है। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे डेंसिटी के बारे में। क्या होता है डेंसिटी? तो बेटा डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी किसको बोलते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये सब चीज़ें आप फिजिक्स में पढ़ोगे। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, ऑफ ए सब्सटेंस। एक सब्सटेंस का मास पर यूनिट जो वॉल्यूम होता है उसे ही हम डेंसिटी कहते हैं। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? तो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे D से, मास को रिप्रेजेंट करेंगे M से, और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे V से। तो D इक्वल टू M/V, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आप देखो इसकी भी यूनिट, मेजरमेंट यूनिट करेंगे तो मास को लेंगे किस में? किलो में। वॉल्यूम को किस में लेंगे? मीटर क्यूब में। तो kg/मीटर क्यूब, या इसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी ले सकते हैं। तो इसकी जो SI यूनिट है वो तो है kg/मीटर क्यूब। ये डेंसिटी की यूनिट है। इसी के साथ आपका ये सॉलिड के 3 प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम 4th नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 4 होगा सॉलिड्स हैविंग स्ट्रोंगर इंटर मोलिकुलर फोर्स, और इसी इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से इसका शेप, इसका वॉल्यूम और इसकी डेंसिटी, तो शेप वॉल्यूम फिक्स होता है, डेंसिटी हाई होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से डिस्कस करेंगे इंटर
मोलिकुलर फोर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटर पार्टिकल्स फोर्स। क्या होता है, तो अब जैसे मैंने कहा था कि आपका जो सॉलिड है वो बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है और इन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या कहलाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो डेफिनेशन क्या बनी, तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर एग्जर्ट अट्रैक्शन फोर्स अपॉन वन अनदर। आपको पता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं और जो फोर्स अप्लाई करते हैं वही आपका क्या कहलाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। आप बात करते हैं आगे, तो हमें पता है स्ट्रोंगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रोंगर अट्रैक्शन फोर्स होगा तो पता क्या होगा, क्लोजर टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे के क्लोजर होंगे। और आपको पता है अगर वो क्लोजर होंगे तो बताओ कौन सी फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे। इसी के साथ आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5, क्या, सॉलिड्स हैव सॉलिड नो हैव कंप्रेसिबिलिटी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी को हिंदी में सिंपल भाषा में समझे, किसी चीज़ को दबाना। तो अभी हमने कहा था कि सॉलिड के बीच में नो सफिशिएंट स्पेस। तो यहाँ पर अगर नो सफिशिएंट स्पेस है तो इसका मतलब जो सॉलिड होता है उसमें कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है जब हम सॉलिड पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा फोर्स की वजह से सॉलिड अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा और ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने की इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। तो ध्यान दें, सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न यह है कि इसमें स्ट्रोंगर अट्रैक्शन फोर्स है। स्ट्रोंगर अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से उसमें कोई स्पेस नहीं है, और स्पेस नहीं होने की वजह से यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी एब्सेंट होती है। तो क्या लिखूँगा मैं इसको, तो मैं इसको लिखूँगा स्ट्रोंगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रोंगर अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसके रिजल्टेंट क्या होगा, पार्टिकल्स आर मोर टाइटली हेल्डेड, अर्थात आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो मोर टाइटली हेल्ड होंगे, जुड़े हुए होंगे। अब बताओ अगर वो मोर टाइट होंगे, मोर जुड़े होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, उनकी पोजीशन फिक्स होगी। अगर उनकी पोजीशन फिक्स होगी तो नो कंप्रेसेबल, तो वो कंप्रेसेबल नहीं होंगे, अर्थात उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। और अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होने की इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। तो देखो अब हम यहाँ से इसमें एक और पॉइंट पढ़ते हैं, वो है इंटर मोलिकुलर स्पेस। तो जैसे इसके नाम से क्लियर है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, अर्थात आपका जो सॉलिड है वो जिन पार्टिकल्स बना हुआ है उन पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है उसको बोला जाता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो क्या बोलोगे आप, डेफिनेशन तो होगी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। आपके जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। और हमें पता है इन सॉलिड, आपका जो सॉलिड होता है उस सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है, या ऐसा कह सकते हैं बहुत कम होता है। तो एब्सेंट और बहुत कम होने की वजह से भी यहाँ पर आपके नो कंप्रेसेबल होता है।
अब इसी के साथ आपका ये पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट होता है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम पॉइंट नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 आपका है रिजिडिटी। पॉइंट नंबर 6 है रिजिडिटी। अब हम रिजिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका रिजिडिटी जो है वो कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड है। अभी हमने कहा था कि सॉलिड जो है वो कंप्रेसिबल नहीं है। अगर वो कंप्रेसिबल नहीं है तो इसका मतलब जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो रिजिड हो जाएगा। तो रिजिडिटी का मतलब होता है टूट जाना। ये ध्यान दें कि जब इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा, और शेप को चेंज नहीं करेगा तो टूट जाएगा। तो सॉलिड के अंदर रिजिडिटी जो है वो प्रेजेंट होती है। सॉलिड में रिजिडिटी जो है प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रोंगर अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो इसको हम राइट डाउन करेंगे क्या? क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। आपको पता है सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की जो पैकिंग होती है वो क्लोज होती है, और क्लोज पैकिंग होने की वजह से व्हेन अप्लाई फोर्स इट सो वाइब्रेट मोशन। तो जब इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने पर ये केवल वाइब्रेट मोशन करता है या वाइब्रेट होता है देयर फिक्स पोजीशन। अपनी केवल फिक्स पोजीशन पर ही वाइब्रेट होता है। और ऐसा जो वाइब्रेशन होता है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? वाइब्रेटरी मोशन। तो ध्यान रखना, सॉलिड जो होता है उसमें मैंने भी कहा था कि पार्टिकल्स ऐसे क्लोज होंगे, और पार्टिकल्स क्लोज होंगे तो उनके क्या होगा कि जैसे मैं फोर्स करूंगा तो वो मूवमेंट तो करेंगे नहीं, वाइब्रेट करेंगे, वो भी एक फिक्स पोजीशन पर। और वाइब्रेट फिक्स पोजीशन पर करने के कारण उनमें मूवमेंट नहीं है, अर्थात वहाँ पर नो मूवमेंट। और आपको पता है अगर मूवमेंट नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? वेरी लो होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी लेस। क्यों? क्योंकि मूवमेंट नहीं है। तो हम अभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर उनमें ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो सॉलिड है उसका शेप फिक्स होगा। तो इसकी वजह से फिक्स शेप होगा, और अगर फिक्स शेप होगा तो आपका जो भी कंपाउंड मतलब जो भी आपका सब्सटेंस है वो रिजिड होगा। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे किसके बारे में? काइनेटिक एनर्जी। तो देखो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जो आपको फिजिक्स वाले सर बताएंगे। अब आप देखो एक 1/2 mv² है। v क्या है? v यहाँ पर है वेलोसिटी, और वेलोसिटी अगर होगा तो ही काइनेटिक एनर्जी होगा। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पर नो मूवमेंट। क्या कह रहे हो आप यहाँ पे? नो मूवमेंट, अर्थात v = 0। अगर v = 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई? 0। अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं है अर्थात मूवमेंट करने की टेंडेंसी नहीं है तो आपको पता है शेप चेंज नहीं होगी। शेप चेंज नहीं होगी तो वो उस पर फोर्स लगाते टूट जाएगा। इसी वजह से इसमें क्या होता है? रिजिडिटी होती है। अब हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे। तो एनर्जी पसेड बाय ए पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन। एक पार्टिकल जो होता है वो मोशन करता है, और उस मोशन के कारण उसमें जो एनर्जी आती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब आता है नंबर 7। अगर नंबर 7 में मैं बात करूँ डिफ्यूजन, तो अभी आपने कहा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? लेस। अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी लेस होती है तो हमें पता है
सॉलिड में मूवमेंट नहीं होगा, और अगर सॉलिड में मूवमेंट नहीं होगा तो इनमें डिफ्यूजन भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। इसी के साथ आपका ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।